वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। जो नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है यूएस चाइना के बारे में। ठीक है, यूएस चाइना की राइवलरी के बारे में। उसमें हम बेसिकली कुछ आर्टिकल्स का मैं आपको क्रक्स बताऊंगी कि किस तरह से जो है यूएस चाइना आपस में एक दूसरे के साथ राइवलरी को मेंटेन किए हुए हैं और किस तरह यूएस जो है वो चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है और चाइना जो है वो यूएस को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसमें मैं आपको 5 मुख्तलिफ आर्टिकल्स का जो है वो रेफरेंस दे के समझाऊंगी। ठीक है, उन 5 आर्टिकल्स के अंदर आपको बुक्स के रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे, डिफरेंट डायमेंशंस भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है रीशेपिंग ऑफ ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, यूएस चाइना राइवलरी के बारे में ये आर्टिकल जो है ये बेसिकली लास्ट ईयर का आर्टिकल है, लेकिन बहुत अच्छा आर्टिकल था, इस वजह से मैंने इसका क्रक्स जो है वो आपको भेज रही हूँ। ठीक है, इसका क्रक्स जो है वो इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ग्लोबल ऑर्डर जो है ना वो चेंज हो रहा है। आप सबको पता है कि कोल्ड वॉर के बाद यूएस जो है वो एज अ मेजर सोल पावर आप कह सकते हैं, सुपर पावर जो है वो इमर्ज किया। यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। ठीक है, और बाद में रशिया बन गया। ठीक है, उससे काफ़ी सारी नेशंस जो हैं जो उससे उसकी नियर बाई जो उसकी स्टेट्स थी जो कि यूएसएसआर का पहले हिस्सा थी वो उससे जुदा हो गई, तो उसकी पावर जो है वो कम हो गई रशिया की, और यूएस जो है वो एज अ सुपर पावर इमर्ज किया। ठीक है, लेकिन चाइना जो है ना उसने इकोनॉमिकली अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है ना, डिप्लोमेटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, कि वो अब यूएस को कंटेन करने की सलाहियत रखता है और वो कर भी रहा है डिफरेंट फॉरम्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो यही बेसिकली जो है ना ग्लोबल ऑर्डर जो है वो चेंज होने की निशानी है कि देखिए ग्लोबल ऑर्डर जो है ना वो अब चेंज हो चुका है। पहले जो सोल पावर थी ना अब वो सोल पावर नहीं है, अब एशिया में भी एक ऐसा कंट्री मौजूद है जो कि यूएस को टक्कर दे सकता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें ना जियो पॉलिटिक्स की, तो जियो पॉलिटिक्स बेसिकली ये एक ब्रुटल गेम होती है जो कि नेशंस प्ले करती हैं। किस लिए प्ले करती हैं, किस लिए खेलती हैं? पावर के लिए और इन्फ्लुएंस के लिए। अभी यूएस और चाइना जो है ना वो बेसिकली जियो पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं, मतलब ये जियो पॉलिटिक्स की ही गेम है जो एक दूसरे को कंटेन करने की कोशिश की जा रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है। क्यों एशिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है? क्योंकि जहाँ पर जो चाइना और इस तरह की जो दूसरी नेशंस है ना एशिया की, वो अपने आप को इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्री के तौर पे जो है मिलिटरीली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स का एक रीज़न जो है वो यही है कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो एशिया की तरफ शिफ्ट है, और एशिया में क्योंकि चाइना है और चाइना जैसे और जो कंट्रीज़ हैं जो कि प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है, तो ये कंट्रीज़ जो हैं जियो पॉलिटिक्स का रीज़न बन रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है ग्रोइंग रीजनल कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स जो है ना वो भी एक इशू है कि जिसकी वजह से कंट्रीज़ जो हैं वो जियो पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि चाइना का ताइवान के साथ इशू है। ठीक है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ इशू है। ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना इसकी वजह से भी कंट्रीज़ एक दूसरे को जो है टैकल करने के लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं। सुपर पावर नहीं भी बनेंगे तो वो कम से कम इतना अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि वो दूसरी जो नेशंस हैं उनके साथ टक्कर ले सकें। ठीक है, तो ये भी एक इशू है कि ग्रोइंग रीजनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है हमें यहाँ पर यूएस चाइना राइवलरी जो है वो देखने को मिलती है इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, क्योंकि हर कंट्री जो है वो ग्लोबल सुप्रीमेसी चाह रहा है। ठीक है, चाइना जो है स्पेसिफिकली अगर हम चाइना की बात करें तो वो चाहता है कि वो ग्लोबल सुप्रीमेसी या रीजनल हेजेमनी जो है ना वो अटेन कर ले। इसी वजह से जो चाइना है इस तरह की पॉलिसीज़ को बना रहा है जिससे वो यूएस को कंटेन कर सके। ठीक है, फिर थर्ड चीज़ आ जाती है मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, विद इंक्रीज इन इकोनॉमी एशियन कंट्रीज मिलिट्री पावर विल ऑल्सो ग्रो। देखिए जैसे जैसे इकोनॉमी इंक्रीज होती है किसी भी कंट्री की तो उसकी मिलिट्री भी इंक्रीज होती है। ठीक है, जब उसकी मिलिट्री ग्रो करती है तो ये समझा जाता है कि वो कंट्री जो है वो स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, चाइना जो है ना अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? ताकि वो 2050 तक ना कम से कम यूएस को जो है काउंटर कर ले या उसको जो है कंटेन कर ले। ठीक है, वो यूएस के खिलाफ जो है अपनी मिलिट्री को इंक्रीज़ कर रहा है ताकि जो है सुपर पावर बनकर इमर्ज कर सके दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक बेसिकली यहाँ पर एक रेफरेंस जो है वो दिया गया है प्राइस वाटर हाउस कूपर का। ये बेसिकली एक रिसर्च की गई थी जिस रिसर्च की वजह से जो है ना हमें कुछ रिजल्ट सामने आए हैं। सबसे पहला रिजल्ट ये है कि 2050 तक ना चाइना जो है ना वो दुनिया की 20% जीडीपी का जो है अकेला आप कह लें कि अकाउंट करेगा वो उसको, मतलब 20% जीडीपी जो है वो चाइना की तरफ से होगी। ठीक है, चाइना की उस टाइम पर जो जीडीपी होगी 2050 में वो एस्टिमेटेड की जा रही है कि वो होगी डॉलर 49,853 बिलियन। ठीक है, तो इस इकोनॉमी के साथ जो है चाइना इमर्ज करेगा एज द 20% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी का जो आप कह लें कि जो उसका शेयर जो है ना वो चाइना देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इस रिसर्च स्टडी से ये पता चली है कि चाइना और इंडिया जो है ना वो फर्स्ट और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज बनकर उभरेंगे 2050 तक। ठीक है, चाइना जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पर यूएस आएगा एंड थर्ड जो है वो इंडिया आएगा। ठीक है, 2050 तक जो है आउट ऑफ 32 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड 12 विल बी फ्रॉम एशिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि 32 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो हैं हमारी दुनिया की उसमें से 12 इकोनॉमीज जो हैं वो एशिया की होंगी। ठीक है, तो ये भी एक साइन है कि किस तरह जियो पॉलिटिक्स जो है
है वो 2050 तक और मज़ीद इंटेंस होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है स्ट्रेटेजिक बैलेंस की। देखें, साउथ एशिया में जो है ना स्ट्रेटेजिक बैलेंस किस तरह से बना हुआ है कि देखें, यूएस के साथ जो है वो इंडिया शामिल हो चुका है, ठीक है। यूएस और इंडिया जो है वो आपस में एक दूसरे के अलाय बन चुके हैं। तो चाइना ने अपना अलाय जो है वो पाकिस्तान को बना लिया। क्यों पाकिस्तान को बनाया? और किसी कंट्री को भी तो बना सकता था। पाकिस्तान को इसलिए बनाया क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक दूसरे के राइवल हैं। तो इस वजह से चाइना ने जो है वो पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, ठीक है। सी पैक, BRI, ये तमाम चीज़ें इसी वजह से देखने को मिलती हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बिटवीन मॉस्को एंड बीजिंग, मॉस्को और बीजिंग यानी कि चाइना एंड रशिया आपस में ये भी टाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि रशिया जो है वो तो ऑलरेडी यूएस के जो है वो अगेंस्ट है। तो वो चाहता है कि रशिया के साथ अच्छे टाइज बना के यूएस को फर्दर कंटेन कर सके, फर्दर उसकी पावर को रिड्यूस कर सके। अब यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है ना वो सही तरीके से रोल प्ले नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं प्ले कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो रिफॉर्मर्स हैं, वो बेसिकली इस चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं कि यूएस चाइना राइवलरी जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर भी जा सकती है कि पाकिस्तान के लिए उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये लोग अपनी पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस नहीं ला रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी को अमेंड नहीं किया जा रहा है। अगर वो कर लिया जाए तो हम जो है अगर चाइना के साथ मिल जाएँ, या अगर हम किसी और जो हमारे रीजन की जितने भी स्टेट्स हैं जो कि तरक्की की तरफ जा रही हैं, अगर हम उनके साथ अच्छे पैक्ट साइन करें, अच्छे ट्रीटी साइन करें, तो हम भी इमर्ज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और इसमें चाइना हमारा साथ देगा क्योंकि उसे कंटेन करना है यूएस को। तो हम इस सिचुएशन का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं वो इस तरफ जो है ज़्यादा उनका टिल्ट नहीं है, उनकी अटेंशन नहीं है। हमारी पॉलिटिकल जो थ्रेड है वो बिल्कुल, पॉलिटिकल फैब्रिक जो है हमारी कंट्री का वो तबाह हो चुका है। आप खुद जानते हैं कि पॉलिटिकल जो है वो किस तरह से पोलराइजेशन पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, इकोनॉमी हमारी तबाह है। तो इकोनॉमी जब ठीक नहीं होगी तो हम किस तरह दूसरे कंट्री के साथ जो है वो एग्रीमेंट्स कर सकते हैं? क्योंकि एग्रीमेंट्स करने के लिए भी आपके पास इकोनॉमी आपकी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो वे फॉरवर्ड में हमने यही जो है ना चीज़ें हमने ये लिखनी है कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली अपने फैब्रिक को मजबूत करना चाहिए ताकि दूसरी कंट्रीज़ को काउंटर करने की सलाहियत रखता हो। अगर चाइना पाकिस्तान के साथ जो है कोई कोalition करता भी है, कोई ट्रीटी करता है, पैक्ट करता है, तो हम उसको कम से कम फुलफिल कर सकें, ठीक है। फिर हमारे पास आता है दूसरा आर्टिकल यूएस चाइना राइवलरी से रिलेटेड, वो है कोलिजन और को एग्जिस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों स्टेट का आपस में या तो कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, या जो है को एग्जिस्टेंस जो है उसकी तरफ हम चले जाएंगे, ठीक है। या तो दोनों कंट्रीज़ में से कोई एक कंट्री सुपर पावर बन जाएगा यूएस और चाइना में से, या दोनों कंट्रीज़ जो है वो आपस में साथ रहना सीख लेंगे और को एग्जिस्टेंस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बेसिकली जो है ना उन एक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि यूएस ने लिए हैं ताकि वो चाइना को कन्फ्रंट कर सके, ठीक है। और हम बताएंगे कि फिर चाइना का क्या रिस्पॉन्स रहा है। यूएस चाइना राइवलरी को हम डिस्कस करें तो बेसिकली ये हम उसी के अंदर जो है लिखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि एक $1 बिलियन आर्म पैकेज जो है ना ताइवान के साथ यूएस ने साइन किया ताकि ताइवान का साथ दे सके यूएस। और जो बीजिंग का एक वो है ना कि मौक़िफ़ है कि हमारा जो है ताइवान के ऊपर हक है, ताइवान हमारा ही रीजन है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यूएस ने जो है वो $1 बिलियन आर्म पैकेज जो है वो साइन किया है ताइवान के साथ, ठीक है। अब चाइना ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ पर खफा होगा कि आप उस कंट्री का क्यों साथ दे रहे हैं जो कंट्री हमारा रीजन होना चाहिए। अब बेशक वो उसका लीगली नहीं भी है, ताइवान उसका पार्ट नहीं भी है, लेकिन वो उसके ऊपर जो है कब्जा जमाने की कोशिश कर लें, ये जो भी आप कह लें। लेकिन यूएस का ये स्टेप कि उसने ताइवान को जो आर्म फोर्सेस दी हैं वो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चाइना ने वार्न किया है वाशिंगटन को कि इस चीज़ का आपको सीरियस जो है ना आपको थ्रेट्स जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे, आपको सीरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव रहेगा अनटिल और अनलेस जो है वो आप अपने ट्रूप्स वापस ना मंगवा लें, ठीक है। अपना जो $1 बिलियन आर्म पैकेज है उसको जो है दोबारा से ख़त्म ना कर दें। लेकिन ऐसा नहीं करेगा यूएस, ज़ाहिर सी बात है, वो तो चाइना को कंटेन करना चाहता है। तो वो क्यों चाहेगा कि चाइना जो है वो अपनी टेरिटरीज़ को इंक्रीज़ करे, ठीक है। फिर आती है अमेरिकन ऑफिशियल्स जो है ना वो बेसिकली जो है जब भी ताइवान आते हैं तो ये चीज़ भी चाइना को अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती है? क्योंकि ज़ाहिर है जब वो यूएस आते हैं तो फिर वो यूएस वाले जो सॉरी हैं ताइवान आते हैं तो वो ताइवान के साथ जो है कोई ना कोई एग्रीमेंट जो है स्पेशली टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है चिप्स बनाने के लिए जो है ना ताइवान बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के हवाले से जो है उसके साथ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करते हैं। तो ज़ाहिर है जब इकोनॉमिकली यूएस जो है एम्पावर करेगा ताइवान को, तो ताइवान कभी भी चाइना के साथ शामिल नहीं होना चाहेगा, ठीक है। वो अपने आप को एज अ नेशन, एज अ स्टेट, सेपरेट स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो इस हवाले से भी फिर चाइना का रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव है। चाइना कह रहा है कि यूएस जो है वो प्लेइंग विद फायर, ठीक है। यूएस इज़ प्लेइंग विद फायर मतलब आग से खेल रहे हैं
अगर आप इस तरह के करेंगे तो इस तरह करेंगे तो आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो फेस करने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा वाशिंगटन ने एक और भी चीज़ की है, उसने अपने एक्सपोर्ट्स को रोक दिया है। चिप्स जो होती हैं ना, टेक्नोलॉजिकल चिप्स होती हैं जो जिनको हम आईसीज भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं, इन चिप्स की जो है एक्सपोर्ट बंद कर दी गई है चाइना को, ताकि चाइनीज़ कंपनी जो है वो ग्रो ना कर सकें, ठीक है। तो इसके ऊपर भी रिस्पॉन्स चाइना का नेगेटिव है। वो कह रहे हैं कि यूएस जो है वो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल ब्लॉकेड की तरफ जा रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। कंट्रीज़ को जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली ग्रो करने का हक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्यों आखिर यूएस जो है वो इस तरह की हार्ड लाइन पॉलिसीज़ को अपना रहा है चाइना के खिलाफ, क्यों जो है यूएस इस तरह की पॉलिसीज़ को परस्यू करना चाहता है जिससे वो चाइना को कंटेन कर सके। क्यों करना चाह रहा है वो? सबसे पहली बात तो यही है कि चाइना जो है जो एक स्ट्रगल कर रहा है कि वो सुपर पावर के तौर पर इमर्ज करे, तो यूएस बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि वो एक सुपर पावर की तरह से इमर्ज करे, ठीक है। 2 ईयर्स से ज़्यादा प्रेसिडेंसी को हो गया है जो बाइडन की। जो बाइडन ने हमेशा जो है ना एक हॉकिश लाइन जो है ना रखी है चाइना के ऊपर, एक हॉकिश जो है स्ट्रेटजी रखी है ताकि चाइना को कंटेन कर सके, ठीक है। जबकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प की ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं थी, लेकिन अब जो बाइडन की पॉलिसीज़ जो हैं वो हार्ड लाइन है वाशिंगटन की तरफ, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एज अ सुपर पावर अपने आप को मेंटेन रखे। लेकिन चाइना जो है उसके लिए एक थ्रेट बन चुका है, ग्रोइंग फेयर का, या आप कह लें कि एक राइवल बन चुका है जो कि उसको इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली और टेक्नोलॉजिकली कंटेन करना चाहता है। तो यूएस अपने डोमिनेंस को खोना नहीं चाह रहा। यही बेसिकली बात है जिसकी वजह से यूएस जो है वो डिफरेंट हार्ड लाइन पॉलिसीज़ को इख्तियार कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि यूएस ने इस काम के लिए जो है एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट जो है वो साइन किया यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसको हम ऑकस कहते हैं, AUKUS, ठीक है। ऑकस जो है वो बेसिकली इसीलिए ही साइन किया गया था कि हम ऑस्ट्रेलिया जो है ना उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी नेवल पावर को यूज़ करें, ताकि हम चाइना की मिलिट्री एसेंडेंसी है ना वेस्टर्न पैसिफिक में, उसको रिड्यूस कर सकें, ठीक है। जो मिलिटरीली चाइना अपने आप को ग्रो कर रहा है उस चीज़ को कंटेन कर सकें, ठीक है। इसके अलावा भी यूएस हर उस तरह की मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है जहाँ पर चाइना को जो है नीचा दिखाया जा सके, चाइना को जो है उसकी पावर को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन लोगों ने भी अपने साथ एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। ये एग्रीमेंट भी बेसिकली इसीलिए है कि चाइना को कंटेन किया जा सके, ठीक है। हर वो स्ट्रेटजी अपनाई जा सके जिससे इंडो पैसिफिक में स्टेटस को मेंटेन रह सके। स्टेटस को का मतलब ये है कि जो यूएस जो इस टाइम पर सुपर पावर है, वही अपने आप को एज अ सुपर पावर मेंटेन कर सके। लेकिन ये ख्वाब जो है ख्वाब ही रहेगा यूएस का, बिकॉज चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिसर्च स्टडीज़ शो कर रही हैं कि चाइना इमर्ज करेगा एज अ फर्स्ट और फोरमोस्ट इकोनॉमी ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। मतलब ग्लोबली जो है ना चाइना सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेफरेंसेस जो है ना वो दिए गए हैं। हेनरी किसिंजर का रेफरेंस दिया गया है कि इसने ये बोला कि अगर यूएस चाइना जो है ना इसी तरह से कन्फ्लिक्ट के अंदर उलझे रहेंगे तो हम वर्ल्ड वॉर 1 जितनी सीरियस जो है ना वॉर फेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैल्विन रुड का भी बुक की यहाँ पर कोटेशन जो है वो ऐड की गई है कि यूएस और चाइना जो है ना अगर अपने आप को कोएग्जिस्टेंस की तरफ ले जाएं तो जो है ना हम फंडामेंटल इंटरेस्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये लोग आपस में कोएलिशन के साथ जो है रह लें तो कोएग्जिस्टेंस की तरफ हम जा सकते हैं, और कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एक राइवल जो फीलिंग्स है ना वो ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह एक और भी यहाँ पर कोटेशन जो है ना वो आपको मिल जाएगी, किसी बुक का रेफरेंस होगा जो कि आप कोट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन जो है वो आप करंट अफेयर्स में लिख रहे हैं, करंट अफेयर्स में अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो इससे में आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चाइना जो है ना उसने एज अ डिप्लोमेटिक क्लाउड भी जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है, ठीक है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने अपने आप को डिप्लोमेटिक क्लाउड के तौर पे किस तरह से इमर्ज करवाया है। जो अभी सऊदी अरान टाइज़ हुए, मैंने आपको पहले भी बताया था, सऊदी अरान टाइज़ में जो है चाइना ने अपने आप को जो है सबसे पॉजिटिव रोल जो है चाइना का था, क्योंकि उसने ही सऊदी और ईरान जैसे दुश्मनों के दरमियान में दोस्ती करवाई है। तो ये डेवलपमेंट जो है ना ये बेसिकली चाइना को एक डिप्लोमेटिक क्लाउड के तौर पर जो है वो पेश कर रही हैं, जो कि दुनिया में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये तो ग्लोबल ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है पहले वो जो है इस तरह की ट्रीटी साइन करवाने का जो है ज़िम्मेदारी लेता था, लेकिन अब चाइना इस तरह की ज़िम्मेदारी ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो डिक्लाइन हो रहा है दुनिया में, ठीक है। और ये जो लैंडमार्क डील हुई है ना, सऊदी ईरान डील जिसको हम कह रहे हैं, ये बेसिकली रीजनल जियोपॉलिटिक्स को भी चेंज कर देगी, ठीक है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पावर्स लेकर आएगी। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मज़ीद एम्पावर करेगी, ठीक है। फिर आती है प्रोवोकेटिव रोल ऑफ चाइना टू कंटेन यूएस, ठीक है। ये जो सब चीज़ें जो कर रहा है ना डिप्लोमेटिक टाइज़, ये चाइना बेसिकली इसलिए ही कर रहा है क्योंकि वो यूएस को कंटेन करना चाहता है, ठीक है। वो नहीं चाहता कि यूएस जो है वो किसी भी तरीके की जो है डिप्लोमेटिक टाइज़ बंधवाने में या करवाने में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रोल पार्टिसिपेट करे, अपना जो है इन्फ्लुएंस जो है वो मेंटेन करे। इसलिए भी वो इस तरह के टाइज़
के अंदर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इससे पहले जो है चाइना जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता था कि कोई 2 कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे हैं तो उनके दरमियान सुलह करवा दी जाए, उनके दरमियान ट्रीटीज़ को साइन करवा दिया जाए। लेकिन अब यूएस को कंटेन करने के लिए चाइना जो है इस तरह की चीज़ें कर रहा है। इसके अलावा ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ चाइना। देखिए, अब चाइना ने जैसे ही जो है ट्रीटी साइन करवाई हैं, तो ईरान ने और सऊदी अरब ने चाइना के साथ जो है वो डील साइन किए हैं, पैक्ट साइन किए हैं, टाइज़ जो हैं वो अपने मजबूत किए हैं। तो इससे ज़ाहिर-सी बात है कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो है चाइना इमर्ज करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है? ये हमने थर्ड जो आर्टिकल है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से डिप्लोमेटिकली चाइना अपने आप को एज जो है डिप्लोमेटिक क्लाउड जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस तरह से डिप्लोमेटिकली टाइज को जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमारे पास चौथा आर्टिकल आता है मॉडर्नाइजेशन चाइना। द न्यूज़ इंटरनेशनल का ये आर्टिकल है जो कि आपको बता दें कि चाइना जो है वो किस तरह से अपने आप को मॉडर्नाइज कर चुका है। देखिए, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, 20 नेशनल कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली जो है ना चाइनीज़ नेशन को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की ज़िम्मेदार है। ठीक है? चाइना जितना भी इमर्ज किया है ना, चाइना ने जितना भी अपने आप को स्ट्रेंथन किया है, अपने आप को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली जो है अपने आप को एम्पावर किया है, वो इसी वजह से हुआ है। देखिए, 19वीं सेंचुरी में ना अगर हम हिस्टोरिकल बात करें हिस्टोरिकली, तो मिड 19वीं सेंचुरी में ओपियम वॉर जो है ना वो चाइना में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो डोमेस्टिकली और आप कह लें कि एक्सटर्नली जो है ना बहुत ज़्यादा पीछे चला गया था, बैकवर्डनेस की तरफ चला गया था। ठीक है? लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, लोगों के पास काम नहीं था, कारोबार नहीं था, कंट्री के अंदर जो है बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं थी। इस सिचुएशन में CPC जो है वो चाइना के अंदर आया और चाइना की 20 नेशनल कांग्रेस है CPC, ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और इसने जो है इकोनॉमी को दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में पार्टिसिपेट किया। ठीक है? टॉप ट्रेडर बना दिया चाइना को। ठीक है? बिगेस्ट होल्डर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है चाइना ना, इस टाइम पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बिगेस्ट होल्डर जो है वो चाइना है। ठीक है? इसके अलावा बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो दुनिया का बनाया है। इसके अलावा सोशली, एजुकेशन में, मेडिकल में, सिक्योरिटी में, ठीक है, हेल्थ केयर में चाइना को एक सुपर पावर बनाने की कोशिश की है CPC ने। ठीक है? अब अगर हम बात करें मॉडर्नाइजेशन इन चाइना, तो चाइना जो है ना मॉडर्नाइज्ड है। आपको पता है चाइना में मॉडर्नाइजेशन बहुत पीक पर है। 1.4 मिलियन चाइनीज़ पीपल जो है ना उनकी मॉडर्नाइजेशन एक छोटा काम नहीं था, लेकिन CPC ने ये कर दिखाया है। 1.4 बिलियन चाइनीज़ लोग जो हैं वो इस टाइम पर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है? इसके अलावा CPC ने जो है तकरीबन 800 मिलियन लोगों को जो है वो पॉवर्टी से निकाला। ठीक है? और उनको जॉब्स वगैरह दी। ठीक है? 140 कंट्रीज़ के साथ जो है चाइना इस टाइम पर ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है? ट्रेडिंग पार्टनर है 140 कंट्री के साथ, और तकरीबन 320 मिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है दुनिया के अंदर। ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि चाइना जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है चाइना को। ठीक है? ओवर द पास्ट डेकेड चाइना जो है उसने ग्लोबल ग्रोथ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। ठीक है? G7 कंट्रीज़ जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा जिसने रोल प्ले किया है वो चाइना ही है। ठीक है? अगर हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ चाइना की बात करें तो इसने बेसिकली ह्यूमन प्रोग्रेस की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंस दी है ह्यूमन प्रोग्रेस को। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें BRI और GDI की, ठीक है? BRI से मुराद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड GDI से मुराद है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये दोनों जो इनिशिएटिव्स हैं ये इसलिए ही लिए गए ताकि इंटरनेशनली जो है लोगों को बेनिफिट किया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं कि BRI के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को बेनिफिट किया जा रहा है। ठीक है? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। ठीक है? और जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं। ठीक है? 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हो चुकी है। ठीक है? 420,000 जॉब्स जो हैं वो भी कंट्रीज़ के लिए इसने की हैं कि 420,000 जॉब्स जो हैं लोगों को दी गई हैं इसके इन प्रोजेक्ट्स की वजह से। ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये इसलिए ही की जा रही हैं ताकि चाइना जो है वो इंटरनेशनली जो है लोगों को बेनिफिट दे सके। ठीक है? उनके इंटरेस्ट के हक़ में बात कर सके। सही है? फिर आती है कल्चरल और एथनिक एनरिचमेंट। चाइना ने जो है वो कल्चरल और एथनिक एनरिचमेंट की भी बात की है। ठीक है? मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर को और एथनिसिटीज़ को जो है बहुत इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है? कल्चरली भी दूसरे कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ये भी एक इसकी पॉजिटिव आप कह लें कि बात है मॉडर्नाइजेशन इन चाइना की। ठीक है? फिर आती है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। जब भी कोई एनवायरनमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर मसला होता है तो चाइना सबसे आगे होता है। ठीक है? आप सबको पता है कि चाइना जो है वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे है। वो जो है कंट्रीज़ को जो है अगर बात करें हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तो साथ-साथ क्लाइमेट के तौर पे भी कंट्रीज़ को जो है बेनिफिट करने की कोशिश करता है। ठीक है? रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, और यही वजह है कि रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो चाइना में सबसे ज़्यादा है और चाइना जो है वो इमर्ज कर रहा है इकोनॉमिकली। ठीक है? फिर आती है प्लेज टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। चाइना हमेशा से जो है ना कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ लेकर जाना चाहता है। वो अगले 30 सालों के अंदर जो है जितने भी कंट्रीज़ जो कि इस प्लेज के साथ जो है सामने आए हैं कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी इख्तियार कर लेंगे, ज़ीरो कार्बन इमिशन कर देंगे, डीकार्बनाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, उसमें चाइना जो है वो सबसे एक्टिव है।
ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एफर्ट टुवर्ड वर्ल्ड पीस, ठीक है, चाइना हमेशा वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री जो है वो किसी दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई करता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें चाइना जो है वो डिप्लोमेटिकली काम लेता है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया है चाइनीज यूएस ईरान और सऊदी टाइज़, ठीक है, सऊदी ईरान टाइज़ में भी चाइना ने अपना जो है सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया, और यही सब चीज़ें जो हैं चाइना को जो है वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ जो उसकी एफर्ट्स हैं उनको शो करता है, ठीक है। अगर हम चाइना पाकिस्तान की कॉर्डियल टाइज़ की बात करें थोड़ी सी, तो देखें ये साल जो है सीपेक को जो है 10th एनिवर्सरी है सीपेक की। सीपेक को आए हुए पाकिस्तान में 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। सीपेक के ज़रिए जो है वो $25.4 बिलियन की इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे टैक्सेस में, रेवेन्यूज़ में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है सीपेक की वजह से, जॉब्स मिली हैं लोगों को, ठीक है। हाईवेज़ बनाई गई हैं, मोटरवेज़ बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया, ये तमाम चीज़ें जो है वो चाइना पाकिस्तान कॉर्डियल टाइज़ की ही निशानदेही करती हैं। तो ये हमारा चौथा आर्टिकल था, ठीक है। पांचवा आर्टिकल है चाइनाज़ वर्ड, ठीक है। चाइनाज़ वर्ड में हम बेसिकली थोड़ी सी बात करेंगे सबसे पहले यूएस चाइना राइवलरी की, कि यूएस चाइना राइवलरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पीक पर है, ठीक है। यूएस जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कंटेन कर सके, लेकिन चाइना की कोशिशें इस चीज़ में जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि चाइना जो है वो इस तरह की कोशिशें कर रहा है जिससे दुनिया को भी फ़ायदा हो और चाइना को एज अ सेपरेट नेशन उसको खुद को भी फ़ायदा हो, ठीक है। और वो यूएस को एक सुपर पावर के तौर पर मज़ीद नहीं देखना चाहता, ठीक है। अगर हम चाइनीज़ सेंट्रिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ इश्यूज़ भी हैं, ठीक है। देखें पाकिस्तान और चाइना के इश्यूज़ में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इश्यूज़ जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले है थर, ठीक है। चाइनीज़ कंपनीज़ जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर जो है थर के मुकाम पर जो है डिफरेंट प्लांट्स लगाती है, ठीक है, माइनिंग करती है कोल की। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को ना बेनिफिट नहीं हो रहा। बेशक हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है लेकिन लोकल कम्युनिटीज़ को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये भी एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि जीबी जो है उसको कहा जाता है गेटवे फॉर सीपेक, ठीक है। सीपेक के होने के बावजूद वहाँ के लोग जो हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो है दूसरे प्रोविंसेस पर जो है डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर जो है उनकी डिपेंडेंस है, वो खुद से जो है अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सीपेक की बात करें तो सीपेक के नतीजे में भी हमें कोई ख़ास अच्छी अचीवमेंट्स देखने को नहीं मिली हैं, बावजूद इसके कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है, लेकिन हम वो इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी लोन्स के ज़रिए और किसी न किसी चीज़ के ज़रिए जो है उस इन्वेस्टमेंट को दोबारा से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और फिर हमारे पास जो है कुछ भी नहीं रहता पीछे। जैसे अभी आईएमएफ की अगर बात करें तो आईएमएफ जो है वो हमें कर्ज़ देने से इसलिए ही इनकार कर रहा है कि देखिए इन्होंने चाइनीज़ का पहले इतना ज़्यादा कर्ज़ देना है, अगर ये चाइनीज़ का डेट जो है वो उतारेंगे, उनका कर्ज़ उतारेंगे, तो ज़ाहिर है कि हमारी जो हमारा कर्ज़ है वो कब उतारेंगे। तो इस वजह से भी आईएमएफ जो है वो हमें पैसे नहीं देता। इसके अलावा इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री चाइनीज़ इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, लेकिन उसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान की इंडस्ट्री उसी तरह ही सफोकेट कर रही है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहली बात हम ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें जो है ना सब्सटेंशियल डिबेट के अंदर जो है उसकी तरफ, इंगेजमेंट की तरफ ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाइनीज़ के साथ जो है अपने मसलों को डिस्कस ही नहीं करेंगे, डिबेट ही नहीं करेंगे मसलों पर, तो हम किस तरह से एक सेपरेट जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम किस तरह से इवॉल्व करेंगे, किस तरह से उसमें प्रोग्रेस लेकर आएंगे, जब तक हम इंगेजमेंट इन सब्सटेंशियल डिबेट को जो है प्रमोट नहीं करते। फिर आती है प्रायोरिटाइज वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी लेबरर्स। पाकिस्तान को चाहिए कि वो वेलफेयर जो है ना, जो लेबरर्स की जो वेलफेयर है, लेबरर्स की जो ज़िंदगी की जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको बताया सी पैक में, थर में, जीबी में लोगों को जो है बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो उनकी तरफ जो है थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। इसके अलावा बिल्डिंग ऑन इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करनी चाहिए। और चाइनीज़ अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है इससे हमारे क्लाइमेट को भी नुकसान हो रहा है। तो अगर कोई मसला देखने को मिलता है जैसे कि अभी 2022 में जो हमें फ्लड्स देखने को मिले, तो इस तरह की सिचुएशन में हमें चाइनीज़ से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज़ ही यहाँ पर काम कर रही हैं, उनके जो माइनिंग कर रहे हैं, कोल की माइनिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी क्लाइमेट तो ख़राब हो रही है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ लोकल इकोलॉजीज़, हमें लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, ताकि हम लोकली जो है लोगों को जो फ़ायदा पहुँचा सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली यूएस चाइना राइवलरी की कुछ डोमेन्स है, जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान का भी बताया और पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका भी बताया।